देखिएगा कि लास्ट क्लास में हमने आई थिंक कॉमन आइन इफेक्ट और फिर उससे रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए और नहीं है तो ये भी बताइए। जी किए थे सर। ठीक है। अब हमें जो लास्ट इस चैप्टर में डिस्कशन करना है, होपफुली ये चैप्टर आपने प्रिपेयर किया होगा और मुझे जो है वो 2 क्विज़ेस के लिए भी कहा गया है कि जो आपके 2 क्विज़ रखने हैं सितंबर में। तो एक का टॉपिक हम जो है वो एनर्जेटिक्स का रखेंगे और एक का टॉपिक हम जो है वो इक्विलिब्रिया से रखेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये अब जो है आपको मे बी ऑनलाइन क्विज हो या फिर जो है वो आपका जो है वो अगर क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो उसके फौरन बाद हो। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, लेकिन बहरहाल आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या जो है क्लासेस के अंदर हो, आप तैयार होने चाहिए। अच्छा, बाकी आपकी जो क्लासेस की रेगुलरिटी है, इस पे मुझे काफ़ी जो है वो परेशानी है और जो स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, आपके कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो है वो पावर फेलियर भी होता है लोगों का, बेचारे के इंटरनेट भी नहीं चलते। शहर के तमाम कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के इंटरनेट भी चलते रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ एक प्रॉब्लम आप लोगों को होता है, किसी तरह से जो है वो आज की रिकॉर्डिंग मिल जाए बस। और उसकी मेन वजह यही है कि आप लोग क्लासेस में नहीं होते और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो उसको देखते हैं और कॉलेज टाइमिंग या जो क्लास की टाइमिंग्स है उनको फॉलो नहीं करते। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट क्लास के अंदर होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में 50 टू 60% अटेंडेंस होती है और वो बच्चे जो है वो चेंज होते रहते हैं। बहरहाल ये जब भी फिजिकल स्टार्ट हो गई क्लासेस तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ ज़हन में रखिए कि सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और फिर कल आपने कोई क्लेम दाखिल करना है, कल आप ये कहेंगे कि जी हम तो रेगुलर थे, हमने तो सारे लेक्चर अटेंड किए थे, हमने तो सारे के सारे टेस्ट किए थे और बेहतरीन किए थे और उसके बावजूद हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ गया। तो यकीन करें कि ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो एक फेयर एनालिसिस होगी और हमारे लिए आपको जज करने का तरीका आपकी क्लास की रेगुलर अटेंडेंस है और जब जितनी दफ़ा यहाँ इन और आउट होते हैं वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। जितनी दफ़ा आप इन और आउट हो रहे होते हैं, अब आप उसका चाहे अपने इंटरनेट कनेक्शन को ज़िम्मेदार ठहराएँ और जो कुछ भी आप करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही। तो डेटा आपका पूरा कंपाइल हो रहा है और उसी डेटा की बेस पर अगर ना करे, अल्लाह ना करे, फ्यूचर कोई फिर ऐसी ही कोई सिचुएशन डेवलप होती है, तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह होगी। हमें बिल्कुल फेयर एनालिसिस करनी है कि बच्चे ने हमारे सामने जो परफ़ॉर्म किया है, हम उसको कंसीडर करेंगे, ना कि हम आपका पास कंसीडर करेंगे कि आपके प्रीवियस ग्रेड्स जो हैं, वो आप बहुत आला थे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत आला पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट नहीं आता, लेकिन आप पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। आप क्लासेस अटेंड नहीं करते, लेकिन आप पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। तो आई एम सॉरी, ये काबिल कबूल नहीं है बात। तो मेरी गुज़ारिशात यही हैं और मैं फिर आप सब लोगों से और जो लोग क्लास में नहीं हैं, उनसे ख़ास तौर पे मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा ताकि जब ये लेक्चर अपलोड हो तो वो भी सुन लें। और मेरा ख़्याल ये है कि मुझे ये कहना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो लेक्चर्स अपलोड ना करें, ताकि जो है वो क्लास में जो भी हो सिर्फ वो अटेंड करे और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। दूसरी एक मेन प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप में से मेजॉरिटी जो है वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पाती। शायद उसकी भी कोई वजह होगी, कोई थोड़ा सा हाथों में कोई प्रॉब्लम होगा, आप नहीं कर पाते होंगे। और लिप्स में भी इश्यू है, वो भी शायद हिलते नहीं हैं। तो अ, लेकिन जो है वो आप लोग ना रिस्पॉन्स आपका कोई होता है
आपसे क्वेश्चन पूछें तो पूरा सन्नाटा होता है, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता। ये भी क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। देखिए मैं सारी बातों को एनालाइज कर रहा हूँ और ये सब कुछ जो है ये आपकी फेवर के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट नहीं आएगा पढ़ने के लिए तो आप मुझे बताइए स्कूल का या कॉलेज का या टीचर का क्या इसमें लॉस है? लॉस आपका है। एडमिशंस जहां जितने होने हैं अगले सालों में उतने ही होंगे। आपकी परफॉर्मेंस से मेरे ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस से आपके स्कूल के ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कॉलेज के ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि आपका ग्रेड अगर नहीं आया तो वो आप पे फर्क पड़ेगा। ये कहना कि आज ये इशू था, आज वो इशू था, आज इसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया, आज इस वजह से क्लास नहीं ले पाया, तो आई एम सॉरी, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपको अल्टरनेटिव का इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, कभी कभार हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 20 लोगों का इंटरनेट ना चल रहा हो। ये नहीं हो सकता कि 20 लोगों के यहाँ लाइट ना हो। कम से कम आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन तो ऐसा नहीं हो सकता। यस, बिल्कुल बारिशें थी, हमने क्लासेस भी इसीलिए सस्पेंड की कि इश्यूज हमारे सामने थे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो हर मर्तबा जो है वो इन्हीं एक्सक्यूजेस का सहारा लें। और मैं जो है वो स्ट्रांगली रिकमेंड करने जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपके साथ कोई वीडियो किसी लेक्चर की शेयर ना की जाए। और ठीक है, जो आता है वो पढ़ेगा, जो नहीं आता, जिसके पास कई मजबूरियां हैं, जो जिसके बगैर उसका खानदान नहीं चल पा रहा, उसकी मजबूरी है, तो अल्टीमेटली वो अपने खानदान को देखेगा, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी खानदान है। पढ़ाई तो वो कभी भी कर सकता है। तो इसलिए हम उनको कह भी नहीं रहे, वो अपने खानदान को देखें, अपने मसाइल को देखें, अपनी नींद को देखें। मेरा ख्याल ये है कि आप पूरी रात जागते हैं, सुबह के बाद कहीं देर से सोते हैं, तो उनमें से आप में से बहुत से लोगों के पास जो है वो ये वक्त नहीं होता कि आप क्लास लें। हाँ, अगर क्लास कोई रात के वक्त किसी वक्त रखी जाए, कोई 11, 12, 1 बजे, तो शायद आपकी अटेंडेंस जो है वो काफी बेहतर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये चूंकि इंसानों का टाइम नहीं है रात के 1 बजे का, तो यकीनन जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं तो ये कम से कम नहीं कर सकता। तो ये चंद गुजारिशात थी, होपफुली आप जो है वो इसको समझेंगे। और मुझे जो है वो ये मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम है मेरा, ये प्रॉब्लम है। सबके साथ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन एक दफा होते हैं, हर दफा नहीं होता कि जो है वो मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है। और जितनी आप तगोदो से मैसेजेस करते हैं इस बात के लिए कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, मेरा नहीं ख्याल के जो है वो अगर थोड़ी सी इससे कम मेहनत आप इस बात पे करें कि आप रेगुलर क्लास अटेंड कर लें, तो होपफुली इससे आपको जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहरहाल मेरा जो है वो पहला क्वेश्चन तो आप सबसे ये है, बेटा आप आपकी रिक्वेस्ट के मैं फास्ट स्पीड से पढ़ाऊं और ये पढ़ाऊं, ये मेरा पेस जो है वो मुझे पता है कि मुझे किस पेस पे चलना है। और जहां जरूरत होगी तेज होने की मैं जरूर तेज हो जाऊंगा, आपको बताने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, 3 मंथ में सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं, उसकी वजह यही है कि ये ऑनलाइन में जो है वो यही होता है। और ये जो चैप्टर्स हुए हैं ये बहुत सारा कोर्स हो गया है, ये 3 महीने नहीं है। और ये शुरू में तो आपका वैसे भी जो है वो रिवीजन चल रहा था एएस का, तो आप ये 3 महीने तो खैर नहीं हुए, इस बात में भी जो है वो कोई सदाकत नहीं है। हाँ, पेस थोड़ा स्लो है। पेस जब मैं बढ़ाऊंगा तो आपको आप ही को सबसे पहले ज्यादा इश्यू आएगा। और उसके बाद जो है वो यकीनन चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। बहरहाल जहाँ पेस बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी पेस बढ़ेगा भी, और जहां पर पेस को थोड़ा स्लो रखना है वहां थोड़ा सा वो स्लो भी रहेगा। बहरहाल ये चैप्टर जो है वो अबाउट टू एंड है, और इंशाल्लाह होपफुली अगली क्लास में हम नया टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके होंगे। और फिर ये हो सकता है कि आपका जो सितंबर एंड हो, तो एंड ऑफ सितंबर पर हमारा फिजिकल खत्म हो चुका हो। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो सिलेबस बहुत सारा हो गया। तो
इनिशियली जो चीजें होती हैं जो टेम्पो बनाने में टाइम लेती हैं, वो डेफिनेटली उसकी वजह से इनिशियली हमें लगता है कि टेम्पो स्लो है, बट ये स्लो टेम्पो होता नहीं है। अच्छा खैर जनाब, ये लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड, यानी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आप सिलेबस देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं कोई टॉपिक मिस कर गया हूँ, माइट बी, तो आप मुझे आइडेंटिफाई करवा दीजिएगा ताकि वो भी मैं करवा दूं। लेकिन होपफुली ये इक्विलिब्रिया का टॉपिक हमने एएस के साथ किया। आपने शायद ये बात गौर नहीं की कि मैंने आपको जो है वो कम से कम 1 से 2 क्लासेस हर टॉपिक के स्टार्ट से पहले जो है वो एएस की भी करवाई है। तो एएस के रिवीजन की वजह से भी हमारा स्पेस स्लो है, और ये जरूरी इसलिए है कि एएस की वो सारी चीजें जो है वो A2 में आती हैं। और स्टूडेंट जब मुझे मैसेज करते हैं तो वो हमेशा एएस के क्वेश्चंस ही मैसेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको एएस याद नहीं है, एएस का रिवीजन नहीं हुआ हुआ। इसलिए भी मैं कोशिश करता हूं कि एएस को जो है वो रिकॉल करवाऊं पहले, और फिर A2 का टॉपिक स्टार्ट करूं। लेकिन आगे के टॉपिक में एएस की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम जो है वो एएस को रिवाइज नहीं कर पाए, करेंगे डायरेक्ट A2 ही स्टार्ट होगा। अच्छा जी, अब पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लफ्ज पार्टीशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सेपरेशन से रिलेटेड है, लेकिन पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वॉल्व होता है उस जगह पर, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट इन केमिस्ट्री ये इन्वॉल्व होता है जहां पर हमारे पास दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स या दो इमिसिबल सब्सटेंसेस होते हैं, वेयर वी हैव टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। ये जो टर्म मिसिबल और इमिसिबल में फर्क है, मिसिबल का मतलब होता है जो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इमिसिबल का मतलब है जो आपस में मिक्सअप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में ऑयल डालें तो वाटर और ऑयल की लेयर्स अलग अलग होंगी, लेकिन अगर आप पानी के अंदर इथेनॉल अल्कोहल के फ्यू ड्रॉप्स डालें तो वो ड्रॉप्स डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो टर्म डिसॉल्व की इस्तेमाल करते हैं ना, ये आमतौर पे जब कोई सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट में डिसअपियर होता है, तो डिसॉल्व की टर्म आमतौर पे सॉलिड के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब कोई लिक्विड लिक्विड में सॉल्युबल होता है तो उसके लिए टर्म मिसेबल होती है, और जब कोई लिक्विड लिक्विड में मिक्सअप नहीं होता तो उसको हम इमिसिबल कहते हैं। होपफुली आपको फर्क समझ में आ गया होगा। सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, जबकि सॉल्वेंट्स जो हैं वो आपस में मिसिबल होते हैं या इमिसिबल होते हैं। मिसिबल का मतलब है कि आपस में मिक्सअप होते हैं, और इमिसिबल का मतलब है कि जो आपस में मिक्सअप नहीं होते। तो टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड ऑयल। अब वाटर और ऑयल जो है ये दो इमिसिबल लेयर्स हैं, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, या वाटर एंड ईथर, या वाटर एंड बेंजीन, या ऐसे कोई भी दो सॉल्वेंट्स जो आपस में मिक्सअप ना हो। अगर आप एक सोचें कि आपने पानी लिया थोड़ा सा और उसके अंदर ऑयल डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आप देखेंगे कि थोड़ी देर छोड़ने के बाद दोनों की दोनों अलग अलग लेयर्स आपको नजर आएंगी। दोनों लेयर्स आपको अलग अलग नजर आएंगी, वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। बट यू ऑब्जर्व अ पार्टीशन लाइन, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर दो सॉल्वेंट अलग अलग हैं और उनके दरमियान एक पार्टीशन लाइन है, जहां से दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रहे। होपफुली आपको इमिसिबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज रिलेटेड टू टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। अब मैं यहां पर दो लेयर्स बना रहा हूं। अब जैसे ये आपके दो सॉल्वेंट्स आ गए, सपोज दिस इज सॉल्वेंट नंबर 1 एंड दिस इज सॉल्वेंट नंबर 2।
सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2। अच्छा, ये वो लाइन है जो पार्टीशन की लाइन है, जहां पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये पार्टीशन लाइन है। तो ये दो लेयर्स हैं, ये दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे में इमिसिबल हैं। जब आप दो इमिसिबल सॉल्वेंट को एक साथ एक कंटेनर में रखते हैं, और अब फर्ज कीजिए कि इस सॉल्वेंट के अंदर जो है एक सॉल्यूट X मौजूद है। सॉल्वेंट 1 के अंदर सॉल्यूट X मौजूद है। कोई X कोई सॉल्यूट है, यानी कि कोई पार्टिकल है जो कि सॉल्वेंट 1 के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, अब जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर जहां पर सॉल्यूट X मौजूद है और सॉल्वेंट 1 मौजूद है, आप जब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट 2 डालेंगे तो यकीनन सॉल्वेंट 2 इमिसिबल है, वो सॉल्वेंट 1 के साथ मिक्स नहीं होगा और ये ऊपर एक लेयर की फॉर्म में आपको नजर आएगा। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व क्या किया कि जब दो इमिसिबल सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो होता यह है कि सॉल्यूट पार्टिकल मूव करना शुरू करता है फ्रॉम सॉल्वेंट 1 टू सॉल्वेंट 2। क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, जो किसी एक सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 2, फ्रॉम सॉल्वेंट 1 टू सॉल्वेंट 2। और उसकी वजह ये होती है कि उनकी कोई ना कोई अट्रैक्शन होती है। सॉल्वेंट 2 जो होता है उसके पार्टिकल वो अट्रैक्ट करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी तरफ। अगर वो अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो कम अट्रैक्शन की पावर होगी तो कम सॉल्यूट पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, यानी सॉल्यूट X के कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट 1 में रह जाएंगे और कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट 2 में चले जाएंगे, और फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहेगी कि सॉल्यूट पार्टिकल 1 से 2 में और 2 से 1 में वापस आते रहेंगे। लेकिन उन दोनों के दरमियान, उस मूवमेंट के दरमियान एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। उस इक्विलिब्रियम को हम पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जहां पे दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं। इमिसिबल सॉल्वेंट जहां पर होते हैं वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल उन दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर डिवाइड होते हैं, और उन दोनों के दरमियान उनकी कॉन्सेंट्रेशन का एक रेशो मेंटेन होता है, और उस रेशो को, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 टू सॉल्वेंट 2 होता है, उस रेशो को हम पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। कोई सवाल? अभी मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई आपके जहन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है इससे रिलेटेड तो बताइए। राइट जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। अब पार्टीशन कोफिशिएंट को आप आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के, और कैपिटल के के साथ हम आमतौर पे PARTT लिख देते हैं। This is partition coefficient, symbol used to represent partition coefficient। और पार्टीशन कोफिशिएंट जैसे मैंने कहा आपको कि क्या होता है, ये रेशो होता है, रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 टू concentration of solute in solvent 2। आप समझ सकते हैं कि ये वो फॉर्मूला है जिससे आप पार्टीशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
सॉल्यूट वाली बात समझ में नहीं आई। सॉल्यूट एक जगह मौजूद है, एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मौजूद है, और फर्ज कर रहे हैं अभी दूसरे सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट नहीं है। होता यह है कि जो सॉल्वेंट नंबर 2 है वो उस सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और कुछ पार्ट, जरूरी नहीं है कि ज्यादा जाए, हो सकता है बहुत थोड़ा सा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट से मूव करके दूसरे सॉल्वेंट में चला जाता है, और आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाता है इन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 टू सॉल्वेंट 2। इस रेशो को, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिक्स हो जाता है, इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाता है, तो इस रेशो को हम पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है ये डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। सॉल्यूट पार्टिकल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सॉल्वेंट 2 से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो सॉल्वेंट 2 में ज्यादा चला जाएगा, और अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्वेंट 1 के साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं तो वो सॉल्वेंट 1 में ही रहेगा, सॉल्वेंट 2 में कम जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट, इस रेशो को एट इक्विलिब्रियम पार्टीशन कोफिशिएंट कहा जाता है। होपफुली आपको बात आराम क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अब मैं यहां पार्टीशन कोफिशिएंट को डिफाइन करने जा रहा हूं कि द रेशियो ऑफ concentration of solute in two immiscible solvents at equilibrium under certain temperature is called partition coefficient. ये पार्टीशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। और ये जो मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन 2 सॉल्वेंट्स किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे फर्ज कीजिए मैं बात करता हूं, आप सबको पता है कि आमतौर पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं। अच्छा, अब आप फर्ज कीजिए कि आपके पास पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, और आपने उस वाटर जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, आपने उसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया जो इमिसिबल है वाटर के साथ। लेकिन चूंकि वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है और आपने उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी तरफ पुल करना शुरू करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और काफी सारा सॉल्यूट जो है, जो पहले वाटर के अंदर मौजूद था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ट्रेवल करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा, और आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिलेगा, कम अमाउंट वाटर के अंदर मिलेगा। लेकिन बहरहाल सर्टेन स्टेज पर जहां इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हुआ
तो उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होगा वो पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल? अच्छा, अब सवाल ये है कि इस पार्टीशन कोफिशिएंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या है इसमें, इससे हम क्या फायदा उठाते हैं इंडस्ट्रियली, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट की जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये जितने भी नेचुरल फ्रेगनेंस हैं, जितने भी नेचुरल फ्रेगनेंसेस हैं, ये उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल फ्रेगनेंसेस के लिए ये मेथड इस्तेमाल होता है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं, ये आपके एक जर्नल एक्सपीरियंस भी है। बाजार में गुलाब का पानी मिलता है, आप घर में भी बना सकते हैं। सिंपली आप रोज पेटल्स ले लीजिए और रोज पेटल्स को आप पानी में डाल के बॉईल कर दें। अच्छा, अब रोज का जो फ्रेगनेंस है वो फ्रेगनेंस पेटल से निकलकर वाटर के अंदर आ जाएगा और उसको जब आप कूल कर देंगे तो वो आपका पानी जो बनेगा वो गुलाब का पानी कहलाएगा, बिकॉज इट कंटेन्स फ्रेगनेंस ऑफ रोज, और वो रोज पेटल से आपने फ्रेगनेंस ऑब्टेन किया है। अच्छा, उसके बाद आप उसे एज परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप रोज का परफ्यूम बनाना चाहते हैं, अगर आप वो पानी जो जो फ्रेगनेंस है तो मौजूद है उसमें, लेकिन अगर वो पानी अपने कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो धब्बे हो जाएंगे कपड़ों पर, क्योंकि वाटर जो है वो तेजी से एवोपरेट नहीं होता। वाटर इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट टू एवोपरेट। तो कोई भी फ्रेगनेंस जो बनाई जाती है वो पानी में नहीं बनाई जाती। फ्रेगनेंस हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाई जाती है, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये है कि जो मैं आपको पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अब तरीका समझिएगा। यही तरीका आज भी दुनिया में इस्तेमाल होता है नेचुरल फ्रेगनेंसेस बनाने के लिए। सिंथेटिक की बात नहीं कर रहा मैं, नेचुरल फ्रेगनेंसेस बनाने के लिए आज भी यही तरीका इस्तेमाल होता है कि वो पेटल्स को, या अगर कोई लीव्स इस्तेमाल करने हैं, अगर उनको कोई जो स्टेम इस्तेमाल करना है, जो भी फ्रेगनेंस एक्सट्रैक्ट करनी है वो पानी में डाल के बॉयल करेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वो बॉयल जो है वो सॉल्वेंट में क्यों नहीं करते, डायरेक्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बॉयल कर लें। तो उसके दो प्रॉब्लम है, एक तो ये कि सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वोलेटाइल होते हैं। पता चला कि उन्होंने बॉयल करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सारा बॉयल ऑफ हो गया, जाया हो गया, और वो जो एक्सट्रैक्ट होना था वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुआ। इसलिए कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमेशा पहले जिसका फ्रेगनेंस आपको चाहिए वो फ्रेगनेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसे वाटर के साथ बॉईल करते हैं। अच्छी तरह वाटर के साथ बॉईल करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम फ्रेगनेंस कम से कम वाटर के अंदर आ जाए। फिर उसके बाद जिस सॉल्वेंट के अंदर आपको परफ्यूम बनाना है, डाइथाइल ईथर, इथाइल इथेनोएट, या जो है वो हेक्सेन, या कोई और सॉल्वेंट, आप जो भी सॉल्वेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए परफ्यूम सॉल्वेंट, आप क्या करेंगे कि जैसे फर्ज करें कि ये एक कंटेनर हो गया, बल्कि आप जो है वो, ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये ओ लेवल में आपने पढ़ी थी, इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। हम क्या करते हैं कि इस सेपरेटिंग फनल में वाटर एक्सट्रैक्ट डालते हैं, इस वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर फ्रेगनेंस मौजूद होता है, और फिर इसके अंदर जो है वो सेकेंड लेयर डाल देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेकेंड लेयर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की डालते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से शेक करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर फ्रेगनेंस मौजूद है और वो फ्रेगनेंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है।
अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं, जो फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल हैं, ये फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल ट्रैवल करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर, और आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होगा, एंड आफ्टर गेटिंग इक्विलिब्रिया, इसके बाद हम इस फनल से जब आप ये की ओपन करेंगे तो ये नीचे वाली लेयर निकल जाएगी, और जैसे ही ये सॉल्वेंट की लेयर यहां पहुंचेगी, हम की बंद कर देंगे तो ये दो लेयर्स में अलग अलग हो जाएगा। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हमेशा हम सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल करते हैं। तो जो वाटर एक्सट्रैक्ट है वो अलग हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसके अंदर मेजर फ्रेगनेंस ट्रांसफर हो गया, वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। अब आप उसको सेपरेटिंग फनल से निकाल दें, वो आपका परफ्यूम तैयार हो गया। तो दिस इज द वे कि हाउ अ नेचुरल फ्रेगनेंस इज प्रिपेयर्ड by using a concept of partition coefficient. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो कर। अच्छा, इसी की मैं आपको एक और एप्लीकेशन बताता हूं कि अगर आपको पानी के अंदर से कोई बायोस निकालने हैं, यानी कि वाटर के अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं, बैक्टीरिया इज अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप वाटर के अंदर से बैक्टीरिया निकालना चाहते हैं, अगर आप वाटर के अंदर से वायरसेस निकालना चाहते हैं, तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट दोस बायोस। वजह यह है कि जो बैक्टीरिया है, इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, और वो बैक्टीरिया जो है वो मोर अट्रैक्ट होगा टुवर्ड सॉल्वेंट विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो अगर आप पानी के ऊपर जो है वो एक लेयर लगा दें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे मेजर कंपोनेंट जो होगा बैक्टीरिया और वायरस का, वो ट्रांसफर हो जाएगा, और वाटर के अंदर उसकी जो क्वांटिटी होगी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमें मसला ये है कि ये इतना ज्यादा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा हमें इस काम के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए, तो ये मेथड बहरहाल इसके लिए फिजिबल नहीं होता, लेकिन ये नेचुरल फ्रेगनेंसेस बनाने के लिए मेथड फिजिबल होता है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा जी, अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू पार्टीशन कोफिशिएंट, वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, और पार्टीशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल बताता हूं। अच्छा जी, अब ये जो है वो एक क्वेश्चन है, ऑल्दो के ये जून 9 का क्वेश्चन है, और ये सवाल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि a large number of organic compounds are soluble in both water and non-aqueous solvent such as hexane. If such a compound is shaken with a mixture of water and the non-aqueous solvent, it will dissolve in both solvents depending on the solubility in each. यही वाली बात मैंने की थी कि दो सॉल्वेंट के अंदर जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे उसने वो लफ्ज सॉल्युबिलिटी का है, क्योंकि अगर किसी एक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो सॉल्यूट पार्टिकल वहां ज्यादा जाएंगे, यानी ज्यादा सॉल्युबल होंगे, और अगर जिसमें अट्रैक्शन कम होगी वहां पर वो कम सॉल्युबल होंगे। तो व्हाट इज मीन बाय द टर्म, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पार्टीशन कोफिशिएंट? ये तो खैर आप लिख लेंगे, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी। अब आप इससे जो क्वेश्चन है इसका वो मैं आपको करवा रहा हूं कि when 100 cm cube of an aqueous solution containing 0.5 gram of organic compound X, 100 cm cube है पानी का, उसमें 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, and was shaken with 20 cm cube of hexane, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट 20 cm cube डाला, लेकिन याद रहे ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स नहीं होंगे क्योंकि ये इमिसिबल है। It was found that 0.40 gram of X was extracted into the hexane. Calculate the partition coefficient of X between hexane and what? अब आपको पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर। अब सवाल यह है कि आप फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इन हेक्सेन divided by concentration of X in water। अब आप ये कहेंगे कि मैंने वाटर डिवाइडेड बाय हेक्सेन क्यों नहीं लिखा, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ X बताना है बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर। तो इसका मतलब है हेक्सेन डिवाइडेड बाय वाटर। अगर ये कहता कि पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन वाटर एंड हेक्सेन, तो फिर आप वाटर डिवाइडेड बाय हेक्सेन करते। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई हो। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि 100 cm क्यूब वाटर में 0.5 ग्राम था, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद 20 cm क्यूब, अब वो हेक्सेन में 0.4 ग्राम चला गया। 0.4 ग्राम जाने का मतलब ये है कि वाटर के अंदर जो बच गया वो 0.1 ग्राम है। 0.50 माइनस 0.40, तो ये 0.10 ग्राम इन वाटर है। .10 ग्राम इन वाटर, और हेक्सेन में तो उन्होंने खुद बताया है कि 0.40 ग्राम चला गया। तो अब पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए वैल्यू पुट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि कॉन्सेंट्रेशन का वैसे तो यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है, लेकिन यहां पर x और x कॉमन है। इसका मतलब है कि दोनों का एमआर सेम होगा, लिहाजा आमतौर पर जब आप पार्टीशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट लेते हैं वो ग्राम पर सीएम क्यूब लेते हैं। इसकी वजह यह है कि x और x दोनों का एमआर सेम होगा, तो जो मोल होता है वो मास अपॉन एमआर होता है, और यहां पर भी मास अपॉन एमआर होगा, तो एमआर एमआर से कैंसिल हो जाएगा, मास बच जाएगा। तो पार्टीशन कोफिशिएंट के केस में अगर आपको मास गिवन है तो आप डायरेक्ट मास यूज करेंगे, ग्राम पर सीएम क्यूब आपका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा। तो अब मैं यहां मास ऑफ एक्स ले रहा हूं 0.40 डिवाइडेड बाय, ये हेक्सेन है, और हेक्सेन का वॉल्यूम जो हमें गिवन है वो 20 cm क्यूब गिवन है, तो 0.40 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 20, वॉल्यूम 20 है। तो मास ऑफ x इन हेक्सेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन लेयर और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इन वाटर, तो वाटर के अंदर ये 0.10 है डिवाइडेड बाय 100 जो के वॉल्यूम।
अब आप इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कि राइट 20 आंसर आ रहा। बिल्कुल ठीक है। ये आपने पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा, जो उसका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये नवंबर 13 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है बिटवीन ethoxy ethane and water is 40. A solution containing 4 gram of X dissolved in 0.5 dm cube of water. अब देखिए यहाँ वॉल्यूम आपको dm cube में गिवन है और जो वॉल्यूम इथॉक्सी इथेन का है वो भी dm cube में गिवन है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब आप यहाँ पर जो लेंगे वो मास अपॉन वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम आप डीएम क्यूब में ले लेंगे। ठीक है जी, वॉल्यूम जो है वो आप डीएम क्यूब में ले लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ वॉल्यूम आप डीएम क्यूब में ले लेंगे। अब सवाल ये क्या, सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ एक्स डिसॉल्व्ड इन 0.5 डीएम क्यूब ऑफ वाटर, calculate the mass of X that can be extracted from this aqueous solution by shaking it with 0.050 dm cube of ethoxy ethane। अब आपको वो मास कैलकुलेट करना है जो 4 ग्राम ऑफ X चला जाएगा, 4 ग्राम में से चला जाएगा जब आप इसमें 0.050 डीएम क्यूब इथॉक्सी इथेन डालोगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है बिटवीन इथॉक्सी इथेन एंड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका फॉर्मूला बनेगा पार्टीशन कोफिशिएंट का कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स बिटवीन इथॉक्सी इथेन एंड वाटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इन इथॉक्सी इथेन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इन वाटर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहां पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको गिवन है 40। अच्छा, इनिशियली वाटर के अंदर 4 ग्राम ऑफ एक्स मौजूद थे। जब आप इसमें 0.050 डीएम क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन डालेंगे तो क्या होगा, जो मैंने आपको तरीका बताया कि सम ऑफ द एक्स ट्रांसफर होगा इनटू इथॉक्सी इथेन। मुझे नहीं पता कितना जाएगा इथॉक्सी इथेन में, कितना मास इथॉक्सी इथेन में ट्रांसफर होगा, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि y मास ट्रांसफर होगा। यहां पर मैं y क्या सपोज कर रहा हूं, y में सपोज कर रहा हूं मास ऑफ x ट्रांसफर टू इथॉक्सी इथेन। क्योंकि मुझे नहीं पता कितना मास ट्रांसफर होगा, इसलिए मैंने इसको y सपोज कर लिया, और ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। इथॉक्सी इथेन का वॉल्यूम 0.050 है, तो y डिवाइडेड बाय 0.050 ये आ गया
concentration of X in ethoxyethane divided by concentration of X in water के लिए पहले वाटर के अंदर ये 4 ग्राम ऑफ X था, लेकिन जब आपने इथॉक्सी इथेन डाला तो 4 में से कुछ ट्रांसफर हो जाएगा इथॉक्सी इथेन में। कितना ट्रांसफर हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये एज्यूम किया है कि Y ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में जो बचेगा 4 माइनस Y डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 0.050। सॉरी 050 नहीं है, क्योंकि यहाँ वाटर का वॉल्यूम आप पुट करेंगे और वाटर का वॉल्यूम है 0.50। ये देखिए आप कैलकुलेशन। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो y की वैल्यू आएगी दैट इज अमाउंट ट्रांसफर्ड, मास ऑफ x ट्रांसफर्ड इनटू इथॉक्सी इथेन। बताइएगा। आंसर जो आया है आंसर बताइएगा। फिर सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी, तो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये गैर जरूरी काम हो गया है। ठीक है, कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगला पार्ट है कि 2 सक्सेसिव पोर्शंस ऑफ 0.25 डीएम क्यूब ऑफ इथॉक्सीथेन। सक्सेसिव पोर्शन का मतलब ये है कि पहले उसने कहा था कि 0.050 डीएम क्यूब आप डायरेक्टली डाल दें। अब वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग 0.050 डीएम क्यूब डायरेक्टली, आप 0.025 2 दफा ऐड करें। यानी पहले एक दफा आपने 0.05 डीएम क्यूब ऐड किया, शेक किया, जितना सेपरेट हुआ वो निकाल लिया, फिर जो पानी के अंदर एक्स बच गया उसमें दोबारा इथॉक्सीथेन डाला 0.025 डीएम क्यूब, फिर शेक किया, फिर एक्सट्रैक्ट किया। यानी कि डायरेक्ट 0.050 की जगह अब ये एक्सपेरिमेंट हम 2 हिस्सों में कर रहे हैं। लिहाजा 2 हिस्सों में जब आप करेंगे तब भी सोल्यूशन ऐसे ही रहेगा कि 40 y, अच्छा किसी ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है मेरे ख्याल में। इन्होंने बताया कि जी y की वैल्यू 3.2 ग्राम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो 3.2 ग्राम यानी 4 में से 3.2 ग्राम ट्रांसफर हो गया इनटू इथॉक्सी इथेन। अब जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ एडिंग 0.050 अब आप 0.025 डालें, लेकिन 2 अलग अलग मर्तबा डालें। यानी एक दफा 0.025 हमने डाला तो अब हम y डिवाइडेड बाय 0.025 करेंगे और ये हो जाएगा 4 माइनस y डिवाइडेड बाय 0.50 जो वाटर का था।
अब आप दोबारा y कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये y जो आएगा ये वो y होगा जो 0.025 ऐड करने पर सेपरेट होगा। अगर आपने कोई मुझे आंसर जल्दी से बता दे तो मैं एक चीज और इसमें बता दूं ताकि कहानी खत्म हो जाए। टू 2.67 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप 0.025 DMQ इथॉक्सीएथेन डालेंगे, हमने 0.050 डाला था तो 3.20 ग्राम सेपरेट हुआ, और जब 0.025 डाला तो 2.67 ग्राम सेपरेट हो गया, यानी कि 4 में से 2.67 अलग हो गया, तो बाकी बच गया 1.33 ग्राम इन वाटर बच गया। ये हमने एक दफा 0.025 डाला, लेकिन उसने कहा है 2 सक्सेसिव पोर्शंस। इसका मतलब ये होता है कि एक दफा आपने 0.025 डाला, जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसको निकाल दिया, उसके बाद जो बाकी बच गया जो अब 1.33 है, अब आप वाटर में दोबारा 0.025 डालेंगे और अब दोबारा यही कैलकुलेशन होंगी कि 40 इज इक्वल टू y अपॉन 0.025, लेकिन इस मर्तबा ये 1.33 माइनस y डिवाइडेड बाय 0.50 होगा। 1.33 इसलिए लिखा है कि पहले हिस्से में हमने जब अलग किया तो 2.67 अलग हो गया था, तो जो टोटल 4 था उसमें से 2.67 पहले 0.025 से अलग हुआ, और अब बाकी जो रह गया 1.33 उसमें से अलग करने के लिए हमने उसमें दोबारा नया 0.025 DMQ इथॉक्सी इथेन डाला। अब जो आंसर आएगा, ये आंसर आने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज का सम करें तो वो 3.20 से ज्यादा आएगा। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, इसके एक दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा ताकि अगली क्लास में आप कंफर्टेबल हो जाए। देन वी विल मूव टू इंशाल्लाह न्यू चैप्टर। इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, बुक में पार्टीशन कोफिशिएंट के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा।